नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश देश की बात। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश की बात में आज सबसे पहले चर्चा मणिपुर पर महाभारत की। संसद में मणिपुर पर महासंग्राम के बीच मोदी सरकार अब एक्शन में आ गई। मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए क्या हो रहा है, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। मणिपुर यौन उत्पीड़न मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मामले में सुनवाई से पहले गृह मंत्रालय की ओर से आज हलफनामा दाखिल किया गया। इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने क्या कहा, हम आपको ये भी बताएंगे। साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच दिल्ली पर अधिकारों की जंग लड़ी जा रही है। आम आदमी पार्टी केंद्र के अध्यादेश पर सवाल उठा रही है। इस बीच दिल्ली की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। आखिर क्या है पूरा मामला, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऐलान कर दिया कि भारत में सेमी कंडक्टर क्रांति आने को है। पीएम मोदी के इस बयान के पीछे क्या कहानी है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको अरुणाचल में चीन के डर्टी गेम के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात का सफर। मणिपुर हिंसा पर सियासत अपने चरम पर है। संसद के दोनों सदनों में जमकर बवाल मचा हुआ है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष मानने को तैयार नहीं। वहीं मणिपुर के हालात पर मोदी सरकार अब एक्शन में है। कुकी और मैतेई समाज के लोगों से अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है और कोशिश की जा रही है कि बातचीत के जरिए जल्द शांति बहाली हो पाए। वहीं महिलाओं के वायरल वीडियो को लेकर सीबीआई भी एक्शन में है। सीबीआई ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो वहीं दरिंदगी वाले वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाई, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 2 महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराने के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें समयबद्ध तरीके से सुनवाई पूरी करने के लिए सर्वोच्च अदालत से मामले की सुनवाई को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या मणिपुर में अब जल्द शांति बहाली होगी। मणिपुर हिंसा पर एक्शन में मोदी सरकार। बर्बरता वाले वीडियो पर सीबीआई का एक्शन शुरू। शांति बहाली के लिए कुकी और मैतेई समुदाय से बातचीत जारी। वहीं मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में जारी है संग्राम। मणिपुर में जारी हिंसा को आज 86 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक हालात सामान्य नहीं हो पाए। हिंसा की आग रह रहकर भड़क रही है। वहीं अब मणिपुर में शांति बहाली को लेकर केंद्र की मोदी सरकार एक्शन में है। बड़ी संख्या में जहां जवानों की तैनाती है, वहीं मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जिससे जल्द से जल्द मणिपुर के हालात सामान्य किए जा सकें। वहीं 2 महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराए जाने के मामले में सीबीआई भी एक्शन मोड में है। अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं गृह मंत्रालय की तरफ से अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें समयबद्ध तरीके से सुनवाई पूरी करने के लिए सर्वोच्च अदालत से मामले की सुनवाई को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया है। महिलाओं के निर्वस्त्र परेड कराए जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन आज इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। नहीं, जो उधर के जो स्टेट गवर्नमेंट उधर के स्थानीय प्रशासन जो है, उनको कैसे कहाँ लेके जाना, कैसे व्यवस्था करना, वो देखेंगे। हमारा काम नहीं है। देव तो जा रहे हैं ना, जाने दो। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या है, हम सब कुछ इधर खुलासा करना चाहते हैं। अगर चर्चा करते हैं तो इफ दे वांट टू डिस्कस, इफ दे वांट ट्रुथ टू कम आउट ऑन द, देयर इज नो बेटर फ्लोर देन दिस। वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सियासी घमासान जारी है। संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही भी हंगामे की वजह से ठीक से नहीं चल पा रही। हंगामे की वजह से आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं विपक्षी सांसदों का एक डेलीगेशन मणिपुर के हालातों का जायजा लेने के लिए वहां जाने की तैयारी में है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि मणिपुर का सच सरकार सामने नहीं आने देना चाहती और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ भी नहीं कहने से बच रहे हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि नियम 198 के तहत हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव है। इस नियम के अनुसार मणिपुर के संबंध में तुरंत चर्चा होनी चाहिए। वो मुद्दों से बचने के लिए बहाने खोज रहे हैं। वहीं विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने तंज कसते हुए कहा कि वो जहां चाहे जा सकते हैं, उन्हें पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका भी जाना चाहिए। ये बात रखने की कोशिश की
कि रूल 198 के अंदर हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन दिए जाते हैं और उस कानून के मुताबिक जल्द से जल्द ये जो अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव है इसमें चर्चा शुरू होना जाना चाहिए, क्योंकि सब्सटेंटिव मोशन ऑन पॉलिसी नहीं लिया जाते हैं, रूल ये कहते हैं। देखिए, बुद्धिहीन दिशाहीन विपक्ष है। पता है कि उन्होंने जब उसको प्रस्ताव दिया 10 दिन लगता है उस प्रक्रिया को, 10 days दे हैव टू वेट। उसमें सारे दल के नेताओं से बैठ के बात होगी, विचार विमर्श होगा और डेफिनेटली वो तो अब उन लोगों ने ले आया है अपनी फजीयत कराने के लिए, तो उनकी फजीयत भी होगी, वो भी पूरा देश देखेगा। डेलीगेशन सब जा रही है विपक्ष की मणिपुर। अरे भाई जाएं, ये लोग तो पाकिस्तान जाएं, श्रीलंका जाएं, चाइना जाएं, इनको जहां जाना जाए। कुल मिलाकर कहा जाए तो मणिपुर हिंसा पर राजनीतिक दलों की नीयत मरहम लगाने की कम, अपनी सियासत चमकाने की ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो मुस्तैदी मणिपुर हिंसा की शुरुआत के समय दिखानी चाहिए थी, उसमें इतना विलंब आखिर क्यों हुआ। देश की सर्वोच्च अदालत की नजरें भी मणिपुर के हालातों पर टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा सकती है कि अब जिस तरह से सरकार के साथ सीबीआई एक्टिव होती दिखाई दे रही है, दोनों समुदायों के बीच बातचीत के जरिए शांति बहाली की कोशिशें की जा रही हैं। इससे जल्द मणिपुर में हालात सामान्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। मणिपुर यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई से पहले गृह मंत्रालय की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया। केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट से कहा कि राज्य सरकार की सहमति लेकर मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। मुकदमे का तेजी के साथ निपटारा जरूरी है। साथ ही केंद्र ने अपील की है कि मुकदमा राज्य से बाहर ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए और सुनवाई करने वाली निचली अदालत को यह निर्देश भी दे कि चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के भीतर फैसला दे। केंद्र के हलफनामे में कहा गया कि पुलिस अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जिस फोन से वीडियो बनाया गया था वो भी कब्जे में है। मणिपुर के हालात अब तेजी के साथ सुधर रहे हैं। मणिपुर में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने बताया कि हमने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने हलफनामे में समयबद्ध तरीके से सुनवाई पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने का आग्रह किया है। पिछले दिनों सीजेआई DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और मणिपुर सरकार को तत्काल उचित कदम उठाने और कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया था। अब केंद्र सरकार ने घटना के संबंध में अपना जवाब दाखिल किया है। बेंच अब मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आइए आपको बताते हैं कि केंद्र के हलफनामे में क्या है। केंद्र सरकार का हलफनामा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संबंध में सजा और एक्शन से पूरे देश में इसका संदेश जाए। यही एक कारण है कि केंद्र ने राज्य सरकार की सहमति से जांच एक स्वतंत्र एजेंसी यानी सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। मामले की सुनवाई समेत पूरे केस को मणिपुर के बाहर किसी भी राज्य में ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए। जांच जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। मुकदमा भी समयबद्ध तरीके से चलाया जाना चाहिए। केस में ट्रायल भी फास्ट ट्रैक में चलाया जाए, जिससे चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के भीतर कार्रवाई हो सके। 7 गिरफ्तार हैं, अपराधियों की पहचान हो गई है, छापे जारी हैं। मणिपुर सरकार ने विभिन्न राहत शिविरों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिला मनोवैज्ञानिक सहायता टीमों का गठन किया है। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ितों को कानूनी सहायता भी प्रदान की गई है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने पुलिस स्टेशनों के लिए ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को देना अनिवार्य कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस के अलावा सीएपीएफ की 124 अतिरिक्त कंपनियां और सेना असम राइफल्स की 185 टुकड़ियां वर्तमान में मणिपुर में तैनात है। एकीकृत कमान में सभी सुरक्षा बलों और नागरिक प्रशासन का प्रतिनिधित्व शामिल है। सुरक्षा सलाहकार भी तैनात किए गए हैं। मणिपुर में कर्फ्यू और अन्य कानूनों का उल्लंघन करने के लिए
13,782 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने और त्वरित कार्रवाई के लिए ड्रोन का उपयोग करके हवाई निगरानी का प्रस्ताव दिया गया है। शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई में गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों और प्रस्तावों पर विचार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच दिल्ली पर अधिकारों की जंग लड़ी जा रही है। आम आदमी पार्टी केंद्र के अध्यादेश पर सवाल उठा रही है। इस बीच दिल्ली की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2 मर्डर से राजधानी दहल उठी। दिल्ली के पौष एरिया में एक लड़की की रॉड मारकर हत्या कर दी गई तो दूसरी महिला की गोली मारकर हत्या। इससे पहले भी ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब दिल्ली में हत्या, लूट और रेप जैसी अपराध की वारदातें सामने न आती हों। अब दिल्ली में कानून व्यवस्था फिर से सियासत का केंद्र बन चुका है। दिल्ली का बॉस कौन? इस सवाल पर सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दिल्ली का बॉस बताया तो केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दी। फिलहाल दिल्ली के उपराज्यपाल ही दिल्ली के बॉस हैं। अब विपक्षी एकता के जरिए केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश को संसद में पारित होने से रोकने की मुहिम में जुटे हैं। लेकिन इन तमाम सियासी हंगामों के बीच दिल्ली दहल रही है। दिल्ली में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। संसद में मणिपुर हिंसा और महिलाओं से दरिंदगी के साथ ही दिल्ली अध्यादेश पर हंगामा मचा है और उसी संसद भवन से कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। दिल्ली में 24 घंटे में 2 मर्डर, एक लड़की की रॉड मारकर हत्या, दूसरी महिला की गोली मारकर हत्या। दिल्ली की ये तस्वीर पिछले 24 घंटे की है। दिल्ली में शुक्रवार को दिन दहाड़े एक लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में अरबिंदो कॉलेज के पास एक लड़की का शव मिला। लड़की की हत्या रॉड से हमला करके की गई थी, जिसकी उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये जैसा कि आप देख रहे हैं इंसिडेंट पार्क में हुआ है। इसमें एक लड़की है, करीब 22-23 साल की उम्र है, इसकी कॉलेज स्टूडेंट है और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे लगभग यंग लड़के लड़कियाँ यहाँ घूमते हैं। बगल में अरबिंदो कॉलेज भी है और उसके सर पे इंजरी है, लोहे के रॉड से मारा हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं। छात्रा कौन से कॉलेज की है? छात्रा कमला नेहरू कॉलेज की। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के डाबरी इलाके में 42 साल की महिला को उसके 23 साल के दोस्त ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पैदल ही पिस्टल लहराते हुए फरार हो गया। बाद में उसने उसी पिस्टल से खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला रेणु गोयल परिवार के साथ डाबरी के गली नंबर 4 में रहती थी। परिवार में पति के अलावा 2 बच्चे हैं। पति प्रॉपर्टी डीलर है, लेकिन एक सिरफिरे ने एक ही झटके में हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। इससे पहले मई महीने में दिल्ली के शाहबाद डेयरी में लड़की की निर्मम हत्या से पूरा देश दहल गया था। साहिल नाम के शख्स ने 16 वर्षीय साक्षी की चाकू और पत्थरों से हत्या कर दी थी। चाकू से 40 बार, फिर पत्थर से कुचलकर 16 साल की लड़की को बेरहमी से मार डाला गया था। दरअसल शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब दिल्ली में हत्या, लूट और बलात्कार की खबरें नहीं आई हो। ये सब कुछ उस दिल्ली में हो रहा है जो देश की राजधानी है। राजधानी असुरक्षित है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर सियासत में कोई कमी नहीं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का कहना है दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, पुलिस उनकी सुनती नहीं। अगर दिल्ली पुलिस पर दिल्ली सरकार का अधिकार हो जाए तो एक दिन में दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधार देंगे। बहरहाल दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और कानून व्यवस्था पर सियासत जारी है।
तो दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा चुका है। मैं बिल्कुल ऐसा मानती हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी और पूरे देश में आज ये हालात है कि बस लड़कियों के नाम बदल जाते हैं अखबारों में, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्यों लोगों के अंदर बिल्कुल डर नहीं है इस कानून व्यवस्था का? मैं केंद्र सरकार से जानना चाहती हूँ और कितनी मौतें होंगी, तब जाके वो दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय करेंगे। मौत चाहिए उसकी सर, और कुछ नहीं, मौत चाहिए। मेरा बच्चा मारा, मुझे मौत चाहिए सर। हमें फांसी चाहिए उसकी। अगर सरकार नहीं देगी तो हम खुद दे देंगे, फिर हम भी देख लेंगे। जैसे उसको साथ बेल मिल जाएगी वैसे हमें भी मिली जाएगी, फिर हम भी। कोई बात नहीं सर, ऐसा रिश्ता रिश्तेदारी में चलता ही रहता है, बातें होती ही रहती सर। कितने बात नहीं होती, लोग वीडियो जगह देखता, जहाँ बच्चे को अपनी सोचता जाता आदमी वही करता है। पढ़ाता लिखाता किस लिए करता है? अच्छी जगह मेरा बच्चा जाए, ये दोनों कोई कुआं में डाल देगा पढ़ा लिखा गया। केंद्र और दिल्ली सरकार सभी को दिल्ली पर अधिकार चाहिए, लेकिन जनता की सुरक्षा की गारंटी लेने वाला कोई नहीं। दिल्ली पर अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन उस जनता का क्या जिसे ये भी नहीं पता कि घर से निकलने के बाद वो या उसका परिवार शाम को सुरक्षित घर लौटेगा भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 में हिस्सा लेने पहुंचे। इस कार्यक्रम का मकसद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर फोकस करना है। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सेमिकॉन इंडिया 2023 में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के दिग्गज एक पैनल चर्चा के जरिए भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश के अवसरों को सामने रखने वाले हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नेटवर्किंग, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और आकर्षक व्यावसायिक संभावनाओं के जरिए सेमीकंडक्टर उद्योग की प्रगति को रफ्तार देना है। भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति आने वाली है। सेमीकंडक्टर निर्माण में अब चीन पर आश्रित नहीं रहेगा इंडिया। भारत अब सेमीकंडक्टर के लिए आत्मनिर्भर बनेगा। देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आज गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। 30 जुलाई तक चलने वाले 3 दिनों के सम्मेलन में सेमीकंडक्टर चिप, डिस्प्ले फैब, चिप डिजाइन और असेंबलिंग के क्षेत्र के विशेषज्ञ भारत में उभरते अवसरों पर अपने ज्ञान और नजरिए को साझा करने के लिए दुनिया के हर कोने से इकट्ठा हुए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भारत के डिजिटल क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में तेजी से वृद्धि देख रहे हैं। कुछ साल पहले भारत इस क्षेत्र में एक उभरता हुआ खिलाड़ी था और आज वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में हमारी हिस्सेदारी कई गुना बढ़ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिया है। ये निर्णय, ये नीतियां सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए भारत द्वारा बिछाए गए रेड कारपेट की तस्वीर है। 21वीं सदी के भारत में आपके लिए अवसर ही अवसर है। भारत की डेमोक्रेसी, भारत की डेमोग्राफी, भारत से मिलने वाला डिविडेंड आपके बिजनेस को भी डबल ट्रिपल करने वाला है। जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी होता है, वैसे ही ये कार्यक्रम भी है। सेमिकॉन इंडिया के माध्यम से इंडस्ट्री के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ संबंध भी अपडेट होते रहते हैं। इंडियन एस्पिरेशंस भारत के विकास को ड्राइव कर रही है। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां एक्सट्रीम पॉवर्टी तेजी से खत्म हो रही है। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां नियो मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल पैंडेमिक और रूस यूक्रेन युद्ध के
साइड इफेक्ट से उबर रहे हैं। भारत को इस बात का भी एहसास है कि सेमीकंडक्टर सिर्फ हमारी जरूरत ही नहीं है, दुनिया को भी आज एक ट्रस्टेड रिलायबल चिप सप्लाई चेन की जरूरत है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से बेहतर भला ये ट्रस्टेड पार्टनर और कौन हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत पर निवेशकों को भरोसा है क्योंकि यहाँ स्थायी, जिम्मेदार और सुधार करने वाली सरकार है। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले साल हम सभी ने सेमिकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था। उस समय इस पर चर्चा हो रही थी, भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश क्यों करें, जब हम 1 साल बाद अब मिल रहे हैं। सवाल बदल गया है, अब कहा जा रहा है निवेश क्यों ना करें। सवाल ही नहीं, हवा का रुख भी बदल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में चीन का डर्टी गेम सामने आया। एक बार फिर चीन ने चालबाजी दिखाई। उसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल में शामिल अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीट्स को नॉर्मल वीजा के बजाय स्टेपल वीजा जारी कर दिया। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र मानता है, ऐसे में वो वहां के लोगों को नॉर्मल वीजा के बजाय स्टेपल वीजा जारी करता है। चीन की इस ओछी हरकत का भारत हमेशा से विरोध करता रहा और इस बार भी भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी चालबाजी का भारत ने करारा जवाब दिया है। चीन ने भारतीय वुशु टीम में शामिल अरुणाचल प्रदेश की 3 खिलाड़ियों को नॉर्मल वीजा के बजाय स्टेपल वीजा जारी किया था। चीन के इस कदम पर सख्त रुख अपनाते हुए भारत सरकार ने वुशु टीम के सभी खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से वापस बुला लिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को लताड़ लगाते हुए कहा कि चीन का ये कदम अस्वीकार्य है। दरअसल 11 सदस्यीय भारतीय टीम चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में शामिल होने के लिए देर रात रवाना होने वाली थी, लेकिन अधिकारियों ने सभी मंजूरी के बावजूद उन्हें चीन जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। चीनी अधिकारियों ने अरुणाचल के 3 खिलाड़ियों को नॉर्मल वीजा के बजाय स्टेपल वीजा जारी किया, जबकि भारत सरकार चीन के स्टेपल वीजा को मंजूरी नहीं देती है। इस स्टेपल वीजा पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, यह हमारे संज्ञान में आया है कि चीन में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे कुछ नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी किया गया था। ये अस्वीकार्य है और हमने इस मामले पर चीनी पक्ष के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। Stapled visas, you mean yesterday evening or yesterday night's development? Look, on that issue, let me just take you back. This has been something that we have discussed many years ago. Our long-standing and consistent position is that there should be no discrimination or differential treatment on the basis of domicile or ethnicity in the visa regime for Indian citizens holding valid Indian passports. It has come to our notice that stapled visas were issued to some of our citizens representing the country in an international sporting event in China. This is unacceptable, and we have lodged our strong protest with the Chinese side, reiterating our consistent position on the matter. And India reserves the right to suitably respond to such actions. चीन क्षेत्रीय विवाद का हवाला देते हुए लगातार अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिकों को स्टैंप वीजा देने से इनकार करता रहा है। चीन ने 2000 के दशक में अरुणाचल को लेकर नत्थी वीजा की प्रक्रिया शुरू की थी। चीन पहले भी अरुणाचल के एथलीट्स और अधिकारियों को प्रिटेंड वीजा जारी करने से इनकार कर चुका है। दरअसल इमिग्रेशन ऑफिसर किसी पासपोर्ट पर वीजा की मोहर न लगाते हुए अलग से कागज पर मोहर लगाकर देते हैं और मोहर लगाकर पासपोर्ट के साथ नत्थी या अटैच कर देता है। उसे स्टेपल वीजा कहा जाता है। चीन पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। 2011 में राज्य के कराटे के 5 खिलाड़ियों को एक प्रतियोगिता के लिए स्टेपल वीजा दिया गया था। 2 साल बाद साल 2013 में 2 तीरंदाजों को यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले स्टेपल वीजा दिया गया
और साल 2016 में भारतीय बैडमिंटन टीम के मैनेजर ने कहा कि उन्हें चीनी वीजा नहीं मिला क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से थे। दरअसल साम्राज्यवादी मानसिकता वाला चीन भारत के 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों को नत्थी वीजा जारी करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है और तिब्बत पर चीन का अधिकार है। ऐसे में चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा मानता है। चीन उन इलाकों को भारत का हिस्सा नहीं मानता है जिनके लिए वो स्टेपल वीजा जारी कर रहा है। चीन इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश में भारतीय मंत्रियों के दौरे पर भी आपत्ति जताता रहता है। भारत इसको लेकर कई बार आपत्ति जता चुका है, लेकिन चीन ने अपनी नीति नहीं बदली। वो भारत के साथ अपने विवाद को कायम रखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और इसी के साथ देश की बात में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।